हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 30 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ होगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और इसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ के फेज़ में पहली जो इम्पोर्टेंट और जो इंटरेस्टिंग है वो है रिमोट ईवीएम को लेकर। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, कि उनको भी वोटिंग राइट मिले। और इसको लेकर एक कंसेप्ट आया है रिमोट ईवीएम को लेकर। रिमोट ईवीएम क्या है, कैसे ये काम करेंगे, इसको लेकर क्या कंसर्न है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से क्या ओपिनियन मांगी गई है और उनके क्या ओपिनियन अभी ब्रीफ में आए, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि ये आरवीएम या रिमोट ईवीएम बेसिकली है क्या। एक मशीन होगी जो अलाउ करेगी माइग्रेंट वोटर्स को जो अपने घर से बाहर रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति अगर बिहार का है, वो काम कर रहा है महाराष्ट्र में, या बड़ी संख्या में लोग हैं, तो जब भी वोटिंग होगी तो होम कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर वोट कर सकते हैं करंट रेजिडेंस से। यानी अभी जहां रह रहे हैं वहां से वो अपने जहां पर भी उनका वोट रजिस्टर होगा वहां पर वोटिंग की जा सकती है। ये प्रोसीजर क्या होगा, रिमोट वोटर को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन करिए, प्री नोटिफाइड टाइम यानी इलेक्शन से पहले अपने आप को नोटिफाई करना पड़ेगा होम कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जहां पर भी उसका वोट जो है वो रजिस्टर है रिटर्निंग ऑफिसर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अगर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन होता है तो वोटर को अप्रूव किया जाएगा रिमोट वोटिंग फैसिलिटी के रूप में। उनके करंट होम जहां के आसपास अभी वोटिंग है उसको लेकर डेफिनेटली कहीं ना कहीं बूथ सेट किए जाएंगे और उनको अलाउ किया जाएगा। आरवीएम का बहुत सिंपल सा फंडा होगा कि एक सिंगल बैलेट के थ्रू अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर, यानी मान लेते हैं एक राज्य में 200 असेंबली सीट्स है और यहाँ पर केवल एक बूथ बनाया गया, तो 200 अलग अलग कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसको लेकर बताया गया कि एक यूनिक सा डायनेमिक बैलेट सिस्टम होगा। जैसे आप प्रेस करेंगे, पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आप जिस भी असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रजिस्टर होंगे वहाँ पर आप कैंडिडेट्स को देखेंगे और डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले होगा और जिसके थ्रू आप वोटिंग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये जब सिस्टम आता है तो डेफिनेट सी बात है विरोध होना ज़रूरी भी हो जाता है। कई बार कुछ चीज़ों का जो है वो डिबेट होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहली बात तो इम्प्लीमेंटेशन इसको अभी नहीं कर सकती, उसके पीछे कई सारे रीजन है। पहला 16 जनवरी को एक फंक्शन करके देखेगी, डेमोन्स्ट्रेट करके देखेगी कि कैसे ये फंक्शन बेसिकली करता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जितनी भी रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, जैसे 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है और 57 स्टेट पार्टी है, इनको इनवाइट करेगी। हालांकि अभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में 9th नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को भी रिकग्निशन मिला है, उसके बारे में मेंशन किया गया है कि नहीं किया गया, लेकिन वो होगी आम आदमी पार्टी। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि इसको लेकर ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस तरीके से लीगल, ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है 31 जनवरी तक इसमें अपना ओपिनियन मांगा गया। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि ये सिस्टम डेफिनेटली अंडरमाइन कर देगा इलेक्ट्रोल सिस्टम के ऊपर जो ट्रस्ट है, लोगों का विश्वास को कहीं ना कहीं चैलेंज करता है। तो जब कोई कंसेप्ट आता है तो उसमें एक फेवर में हो सकता है, एक अगेंस्ट हो सकता है, दोनों तरह के ओपिनियन आपको देखने को मिलेंगे और ये हेल्थी डेमोक्रेसी के अंदर ज़रूरी है कि आप ओपिनियन उसमें दें। इसके बाद ये न्यूज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी भी थी कल भी और अभी फिर से रिपीट कर रहे हैं। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट कंपलसरी कर दी गई है 5 एशियन कंट्रीज से। यानी जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, खासकर चाइना के अंदर जो कोविड-19 का सर्ज हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है, उसके बाद एक तरीके से सेफ्टी मेजर की तरह इंडिया ने भी एक तरीके से चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से जो नागरिक भारत के अंदर आएंगे उनको 72 आवर जर्नी से पहले, या कह सकते हैं कि मैंडेटरी है, आपको नेगेटिव टेस्ट प्रेजेंट करना पड़ेगा, एयर सुविधा पोर्टल को फिल करना पड़ेगा डिटेल। इसको लेकर जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो थोड़ा नाराज़ है कि भाई पहली बात तो ये है कि इससे कोविड-19 रुक जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि भारत के जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि इनिशियली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जो एयर टिकट बुक होती है वो बहुत पहले हो जाती है, लेकिन आने वाले टाइम में मे बी जैसे अगर हम बात करें फरवरी, मार्च, वहाँ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो
हो सकता है। फिलहाल इनिशियल लेवल पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पर नहीं होगा एयर ट्रैवल के हिसाब से या एयर टूरिज्म के हिसाब से, राइट। इसके बाद हमने ये वाली न्यूज़ भी कल पढ़ी थी उज़्बेकिस्तान को लेकर। हमने पढ़ा था कि उज़्बेकिस्तान ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसके अंदर बताया गया कि 18 बच्चों की डेथ हुई है उनके यहाँ पर कप सिरप को पीने की वजह से, और वो कप सिरप जो है वो इंडियन मेड कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। इससे पहले भारत की फार्मा कंपनी पर खासकर कप सिरप जो मैन्युफैक्चर करती है उनके ऊपर एलिगेशन लगा था गाम्बिया, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका में। तो उज़्बेकिस्तान का ये एक तरीके से एलिगेशन लगा। इसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश ड्रग कंट्रोलर ने एक तरीके से सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टिगेशन करने को लेकर लिखा है, सैंपल्स भेजे गए हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर इस तरह की चीज़ें। हालांकि इसके बाद पॉलिटिकल डिबेट भी शुरू हो जाती है कि सरकार अपनी इमेज ख़राब कर रही है। सरकार जो है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी पर एलिगेशन लगाते हैं कि आप हमारी इमेज ख़राब कर रहे। खैर ये पक्ष विपक्ष अलग इशू है, लेकिन रिपीट किया गया उज़्बेकिस्तान और गाम्बिया। हमने कल पढ़ा था, अगर आप ज्योग्राफिकली आज भी देखेंगे उज़्बेकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन को, हमने डिस्कस किया था इसकी मैपिंग पार्ट को। सेंट्रल एशियन कंट्री है और अगर आप देखेंगे जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्री से 5 कंट्री आती है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान इसके साथ बाउंड्री शेयर करती है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से भी अपनी ये बाउंड्री जो है वो शेयर करती है ना। गाम्बिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, जो अफ्रीकन कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकली और ये आपको देखने को मिलेगी। सेनेगल इसके चारों तरफ नज़र आएगा, 3 तरफ नज़र आएगा, एक तरफ आपको अटलांटिक सी नज़र आता है। अब आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि जब भी हम इस तरह की न्यूज़ पढ़ते हैं या कप सिरप पे एलिगेशन लगता है कि जिसकी वजह से बच्चों में कहीं ना कहीं एक्यूट किडनी फेलियर हुआ, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ हुए, इसके अंदर ऐसा कौन सा कंटेंट था जिसकी वजह से ये केसेज हुए या डेथ वहाँ पर देखने को मिली, चाहे वो उज़्बेकिस्तान हो या गाम्बिया, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। हमने कल भी उसके बारे में डिटेल से पढ़ा है और अगर आप कंटिन्यू हैं तो डेफिनेटली आप उसके बारे में जानते हो। तो ये पहला सवाल आप लोगों के लिए है कि इसके अंदर ऐसा कौन सा कंटेंट या कौन सा कंटेमिनेटेड आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो था जिसकी वजह से इनमें इस तरह की प्रॉब्लम हुई और बच्चों की या वहाँ पर सिटीजन्स की डेथ हुई, राइट। इसके ठीक राइट हैंड साइड में करंट अकाउंट डेफिसिट को एनालिसिस किया गया कि भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये Q2 के अंदर 9 ईयर में हाई यानी 4.4% हो चुका है। मैंने पहले भी कई बार इसके बारे में बताया गया कि जब भी मंथली, क्वार्टरली, वीकली ये जो डेटा आता है वो यूपीएससी सीएससी के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होता क्योंकि उसको कैरी करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, क्योंकि 2023 का जो प्री होगा 28 मई को, उसमें इकोनॉमिक्स के एज यूजुअल क्वेश्चन आपको प्री में अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। तो इन टर्म्स का बेसिक मतलब पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है और बेसिकली अगर हम बात करें जीडीपी से कैसे इम्पैक्ट करता है, ट्रेड डेफिसिट, इन सब का क्या लेना देना है। ट्रेड डेफिसिट तो अगर आप सिंपल टर्म्स में बात करेंगे तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है व्यापार में घाटा। घाटा कब होगा? जब हम लोग व्यापार मतलब फॉरेन ट्रेड के बारे में बात हो रहा है। जैसे अगर हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में नेगेटिव टर्म्स में गैप होता है। नेगेटिव टर्म्स का इन द सेंस कि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं मॉनेटरी टर्म्स में, राइट। तो जो ये गैप होगा उसको बोला जाएगा ट्रेड डेफिसिट। अगर हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ट्रेड सरप्लस, कि हम व्यापार में पॉजिटिव टर्म्स में या बेनिफिट में है। ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये बेसिकली क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट को अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रेड डेफिसिट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और करंट अकाउंट डेफिसिट में डिफरेंस ये होता है कि ये कंट्री का जो ट्रेड है इसमें सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है और इसके अलावा इसके अंदर एग्जैक्टली करंट अकाउंट के अंदर नेट इनकम भी आती है, जैसे इंटरेस्ट है, डिविडेंड्स है, ट्रांसफ़र है, फॉरेन एड, ये सारी चीज़ें आती है। इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसको अगर हम होलिस्टिक पर्पज से ऑब्जर्व करें तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट का पार्ट है, राइट। तो ये टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट बनेगा और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो करंट अकाउंट रिप्रेजेंट करता है कंट्री की फॉरेन ट्रांजैक्शन को, कैपिटल अकाउंट को, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा है। जैसे आप अपनी 12th की एनसीईआरटी की जो बुक वहाँ पर भी पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, या
फिस्कल पॉलिसी के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर अगर आप एक न्यूज़ देखेंगे तो एक ड्रिल्स किया जा रहा है बेसिकली, जो हमारे फाइटर जेट्स हैं उनको लेकर, और कि क्या हम उनको रनवे फैसिलिटी पर सक्सेसफुली लैंड करवा सकते हैं, उस तरह की टेस्टिंग की गई थी। और ये करी गई थी बेसिकली नेशनल हाईवे नंबर 16 आंध्र प्रदेश में। ये फैसिलिटीज़ का क्या मतलब है, और जनरली हम देखेंगे जितने भी फाइटर जेट्स है या एयरप्लेन है, हम लोग उनको सिंपली अपने हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर क्यों नहीं उतार सकते, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट है टेक्निकली समझना। सुखोई, तेजस कम्बैट जेट्स और AN-32 इस तरह के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडिया के पास है, इनकी इमरजेंसी लैंडिंग रनवे एक तरीके से करवाई गई या उसमें एफर्ट्स किए गए। हालांकि इन ट्रायल्स में कुछ न कुछ अभी बहुत सारी चीज़ें हासिल करना बाकी है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड थी उससे थोड़ा सा कम ही रहा। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है इस तरह की टेस्टिंग, ताकि अगर मान लेते हैं कोई ऐसी सिचुएशन आती है, ये प्लान है कि 100 मीटर तक वो फ्लाई कर सके, कहीं से भी फ्लाई कर सके हमारे फाइटर जेट्स, इस तरह की टेक्निक को हासिल करना है। अब एक इम्पोर्टेंट आप लोगों के मन में सवाल होगा कि नेशनल हाईवे के ऊपर हम लोग अपने जैसे प्लेन की लैंडिंग क्यों नहीं करवा सकते, या फिर अगर हम बात करें अपने फाइटर जेट्स की लैंडिंग जनरली क्यों नहीं करवा पाते, सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते। उसके पीछे वजह है। अगर आपने कभी देखा होगा, कभी आप एयरपोर्ट पे गए हो, अगर नहीं भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब भी अगर आप देखेंगे किसी भी फ्लाइट के लिए जो रनवे बनाया जाता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, उसमें किसी भी तरह का अप्स एंड डाउन्स नहीं होते। अगर आप नेशनल हाईवे देखेंगे और नेशनल हाईवे को जस्ट एक बार कभी है ना नीचे बैठकर उसको ध्यान से देखना, वो बिल्कुल प्लेन नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हल्का सा भी मूवमेंट होता है तो क्रैश होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए लैंडिंग जो है वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। कुछ हाईवेज पर पॉसिबल हो सकती है, जैसे मुझे अभी ध्यान है कि जो मथुरा वाला हाईवे है, दिल्ली मथुरा आगरा वाला जो यमुना एक्सप्रेस वे है, वहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि वो फ्लैट बनाया गया है। तो इस तरह के हाईवेज पर पॉसिबल है। बाकी जो जनरली आपको देखने को मिलेंगे वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, खासकर जो सीमेंटेड हाईवे होते हैं, सीमेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं या प्रॉपरली कंक्रीट के द्वारा बनाए जाते हैं, वो पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन जनरली जो तारकोल से बनाए जाते हैं, इस तरह के हाईवेज में गैप रहने की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसी पेज पर एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। भारत की प्रेसिडेंट जो है वो साउथ इंडिया में एक इंस्टीट्यूट में गई, वहाँ की एक सिल्वर जुबली सेरेमनी थी, तो उन्होंने एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया, कैसे हम लोग क्रिएटिविटी को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी। फॉर एग्जांपल आने वाले टाइम में यहाँ पर ये बताया गया कि न्यू टेक्नोलॉजी पर हमें फोकस करना चाहिए, बच्चों को पीपल ओरिएंटेड और एनवायरनमेंट फ्रेंडली इस तरह की टेक्नोलॉजी को के ऊपर काम करना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में डिस्कस किया गया कि इसके 4 इंपॉर्टेंट पिलर है। एक्सेस होना, यानी सबको एक्सेस होगी, सबको इसमें शामिल करना। इक्विटी का मतलब है सब समान होंगे। क्वालिटी प्रोवाइड करना, अकाउंटेबिलिटी, एक जिम्मेदारी होगी इसमें। तो इन सब चीज़ों पर फोकस करना ताकि हर एक सेक्शन के लोगों को उसका बेनिफिट हो, चाहे वो एडवांटेज सेक्शन हो या डिसएडवांटेज टेक्नोलॉजी सेक्शन हो, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, राइट। इसके बाद पेज नंबर अगर आप इस पर देखेंगे, पेज नंबर 9 है ये, और पेज नंबर 9 पे ट्राइब के बारे में डिस्कस किया गया है। उड़ीसा की ट्राइब है बोंडा ट्राइब, जो मलकनगिरी या मलकानगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहाँ पर आपको देखने को मिली कैसे अपनी ट्रेडिशनल अटायर को ये कंटिन्यू करते हैं, राइट। ट्राइबल एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 2022 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इंक्लूड करना हो, उनके नेम के सिनोनियम्स ऐड करना हो, उसको लेकर पार्लियामेंट में अमेंडमेंट भी हुए हैं। तो इस तरीके से कई सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ट्राइबल वाला जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है और यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, राइट। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, जब हम बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में, जैसे एक ग्रुप आता है PVTG यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, आपको आइडेंटिफाई करना है कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ ट्राइब्स कितनी है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा ट्राइब्स कौन से राज्य की या यूटी की या
कह सकते हैं संघ शासित प्रदेश की इसमें इंक्लूड की जाती है, वो आपको नीचे कमेंट करना आइडेंटिफाई करके। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं इसके बारे में ब्रीफ ऑब्जर्वेशन करते हैं किस तरीके की न्यूज़ है। देखो, कर्नाटका और महाराष्ट्र में बॉर्डर रो के बारे में डिस्कस किया गया। थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं कि ये पूरा का पूरा इशू बेसिकली है क्या। 1957 में से लेकर अब तक, क्योंकि भारत में कई सारे राज्यों का जो फॉर्मेशन हुआ वो लैंग्वेज के बेसिस पर हुआ है, तो इसी में से एक है कि ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है इन 2 राज्यों के बीच में 1957 से एक तरीके से लाई करता है, और लिंग्विस्टिक लाइन पर आपको कई बार ये नज़र आता है। यहाँ पर ये बताया गया कि दोनों राज्य, चाहे वो कर्नाटका हो चाहे महाराष्ट्र हो, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे इस तरीके से डिमार्केशन से या बाउंड्री को जिस तरीके से डिवाइड किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्लेम होता है? क्लेम ये होता है कि कर्नाटका जो है वो आर्ग्यू करता है कि भाई कोल्हापुर, सोलापुर और सांगली डिस्ट्रिक्ट का जो कुछ एरिया है वो उनकी टेरिटरी। इसी तरीके से महाराष्ट्र भी क्लेम करता है कि ये पर्टिकुलर एरिया हमारी टेरिटरी का है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में दोनों राज्यों के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो देखने को मिला, और काफ़ी इंटेंस इस टाइम पे देखने को मिला, जिसमें बेलगावी जो कर्नाटका का कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पार्ट इस टाइम कंसिडर करता है कर्नाटका, उस पर क्लेम भी किया जाता है कि ये पर्टिकुलर एरिया कर्नाटका का नहीं, ये महाराष्ट्र का आता है। लेकिन सवाल ये है कि कर्नाटका महाराष्ट्र के जो बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, इसको डिमार्केशन करते टाइम पे क्या प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं किया गया, और अगर आइडेंटिफाई किया गया तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉपर इंटरवेंशन होना चाहिए कि इस तरह का अगर कोई डिस्प्यूट है, मान लेते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका बॉर्डर पर अगर किसी भी तरह का चीज़ें होती है, या अगर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, या इस तरह का कोई इशू, जैसे बेलगावी अगर आप देखें, ये वाली पूरी बेल्ट पे कहीं ना कहीं इश्यूज है। ये कोल्हापुर पर क्लेम करते हैं, ये कहते हैं कि बेलगावी हमारा है। दोनों अपने अपने क्लेम कर रहे हैं, कौन सही कौन गलत। लेकिन इस चीज़ पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो इंटरनल इश्यूज है वो कभी भी इतने ज़्यादा हैवी नहीं होने चाहिए कि वो इम्पेक्ट कर पाए हमारे नेशनल इश्यूज़ को, क्योंकि जो दुश्मन होते हैं ना वो इन्हीं चीज़ों पर एक तरीके से टारगेट करते हैं, इन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आईसीआईसी बैंक की जो सीईओ और एमडी रही हैं फॉर्मर, उनके ऊपर एलिगेशन लगा कि उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर वीडियोकॉन ग्रुप को एक्सटेंडेड लोन प्रोवाइड किया, और 300 करोड़ रुपए का जो लोन सेंक्शन किया गया था उसमें से 283 करोड़ 283.45 करोड़ जो है वो उनको डिसबर्स किया गया। इसके अलावा हालांकि उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स में कहा कि ये जो एलिगेशन है वो सही नहीं है। तो इस तरह के एलिगेशन जो है, ऐसा नहीं कि पहली बार है, लेकिन इस तरह के एलिगेशन होना खासकर किसी भी बैंक के एमडी और सीईओ पर, तो बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े करता है, जो कि डेफिनेटली पूछे जाने चाहिए कि इनके मायने क्या है और किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 12 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत के होम मिनिस्टर साहब ने बीएसएफ और यूनियन टेरिटरीज़ की एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कई सारे इश्यूज़ को लेकर डिस्कस किया गया, और ये बताया गया कि बॉर्डर विलेजेस जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पर पेट्रियोटिक सिटीजन्स को प्रिपेयर करना ये हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर मान लेते हैं बॉर्डर स्टेट कौन से हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जिसकी बाउंड्री लगती है उनको, और इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया गया जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में उनको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, वेलफेयर प्रोग्राम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, लोगों को इंक्रेज किया जाए कि वो अपने गाँव के अंदर रहें, राइट। अभी देखेंगे बहुत सारे ऐसे गाँव हैं देश में जहाँ पर वो केवल गांव है, लेकिन वहाँ पर लोग रह नहीं रहे हैं क्योंकि उनके पास बेसिक फैसिलिटी नहीं है। बेसिक फैसिलिटी होगी, जैसे अगर हम बात करें इसमें बेसिक फैसिलिटी में क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हो, गैस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हो, है ना, हेल्थ हो, ये सारी चीज़ें अगर बेसिक फैसिलिटी किसी गांव में होगी तो वहाँ पर लोग रहना चाहेंगे। अगर बेसिक फैसिलिटी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं, तो लोग वहाँ पर रहना क्यों पसंद करेंगे, तो ये सवाल है। इसके अलावा बीएसएफ को लेकर जानकारी दी गई कि उन्होंने कैसे ड्रोन्स को कैप्चर किया, ये सारी चीज़ें, या बीएसएफ का जो मेन फंक्शन होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई यहाँ पर। अब बात करते हैं एक दो इम्पोर्टेंट है जो इंडिया और दो फॉरेन कंट्री के रिलेशन के बारे में डायरेक्टली इन्वॉल्व करती है। कतर जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप वहाँ पर हुआ,
भारत के फॉर्मर नेवी पर्सन है जिनको कतर ने कहीं ना कहीं हेल्ड कर रखा है या अरेस्ट कर रखा है, उनको इंडियन ऑफिशियल ने उनके साथ बातचीत करी और इश्यूज़ को या किस तरह की उनको मदद चाहिए उनके बारे में जाना गया। कतर ने में जो इन लोगों को अरेस्ट किया गया है बेसिकली, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई कि उनके अगेंस्ट चार्जेस क्या है। कतर वो कंट्री है, मैंने हमेशा बोला है कि गल्फ कंट्रीज़ में जितनी चमक आपको नज़र आती है, ग्राउंड लेवल पर ह्यूमन राइट्स का ग्रेव वायलेशन भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यूनाइटेड अरब अमीरात एक कंट्री है जो काफ़ी हद तक अपने आप को लिबरल कर रही, बहुत सारे राइट्स जो वो दिए गए हैं लोगों को, लेकिन अभी भी कुछ कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया है, कतर में माना जाता है कि जैसे ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ, इसको कहीं ना कहीं कंडक्ट करवाने के लिए जो कहीं ना कहीं जो लेबर कम्युनिटी है उसको उनको कहीं ना कहीं उन्होंने तरीके से कह सकते हैं एक्सप्लॉइट किया और बड़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई। एग्जैक्टली कितना नंबर है उन लोगों की इवन डेड बॉडीज़ भी उनके घर तक नहीं पहुंची। तो बहुत आपको केवल चमक नज़र आती है, चमक के पीछे क्या एक्टिविटी हुई वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रेयर है इस पूरे सिनेरियो में। तो जब भी आप इसके बारे में पढ़ें तो बहुत सारे फैक्ट्स आपको नज़र आएंगे। इसी तरीके से मालदीव्स के बारे में डिस्कस किया गया है। देखो, मालदीव्स वो कंट्री है जिसके साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारे रिलेशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे इब्राहिम सोली की जो गवर्नमेंट है उनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी है कि इंडिया फर्स्ट होना चाहिए। लेकिन उनके ओपोजिशन में जो है, या इससे पहले वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे अब्दुल्ला यामीन, वो बेसिकली एंटी इंडिया पॉलिसीज़ को लेकर जो है न्यूज़ में रहते हैं, जैसे इंडिया आउट कैंपेन करने को लेकर। और रिसेंट में उन्होंने एक तरीके से ये बोल दिया उनके लीडर्स ने कि इंडियन हाई कमिश्नर जो है वो मालदीव्स के अंदर उसको ब्लास्ट कर दिया जाए, उसको आग लगा दी जाए, ये सारी चीज़ें। तो उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। अरिंदम बागची जो कि स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के, इन्होंने जानकारी दी किस तरह की सिचुएशन है। मालदीव्स गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग जो भी लोगों ने स्टेटमेंट दी है डेफिनेटली उसके अगेंस्ट जो वो एक्शन लेंगे। लेकिन मालदीव्स के बारे में माना जाता है कि मालदीव्स के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे चाइना के, इसलिए इंडिया के अगेंस्ट इस तरह की चीज़ें बोलना इनके लिए बहुत नेचुरल सी चीज़ें हैं और वो कई बार इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, राइट। जैसे इंडिया आउट कैंपेन है, या आई थिंक मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन योगा डे सेलिब्रेशन हो रहा तब भी अटैक करने की कोशिश की गई इस कंट्री में या इनके पॉलिटिकल ओपोनेंट के द्वारा, खासकर जो क्योंकि पॉलिटिकल ओपोनेंट ही नहीं है वो भारत का भी विरोध करते हैं। और ये बहुत पहले से, ऐसा नहीं कि अभी 2022 में हो रहा है, जब से सत्ता में रहे तब पहले ये चाइना को बहुत ज़्यादा फेवर करते थे। अभी ये कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट कहीं ना कहीं आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा नेपाल के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनके बारे में जानकारी दी गई पुष्प कुमार दहल कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको कंग्रेचुलेट किया और उन्होंने भी कहा कि हम लोग इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन जो है वो बनाकर रखेंगे। ये जो कंट्री है नेपाल, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए बफर कंट्री कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली चाइना और इंडिया के बीच में आती है। इसके साथ हमारा रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन नेपाल को हमसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जितना भी इनको ट्रेड, जितना भी राशन, जितना भी ऑयल इनको चाहिए, उसका एक नेचुरल रूट जो इंडिया से होकर जाएगा। चाइना से कोशिश करके इन्होंने देखी थी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन बहुत सारे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे इंडिया और नेपाल के बीच में। अच्छे रिलेशन भी है, कहीं ना कहीं कई सारे चैलेंजिंग रिलेशन भी आपको नज़र आएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक जानकारी दी गई है और ये जानकारी कि इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को टेस्ट कराए। तो इस तरह के सवाल यूपीएससी पूछती है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भी, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे भी। सबसे पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया और ये बताया गया कि एयर वर्जन जो इसका लॉन्च किया गया। इसके अलावा ये बताया गया टारगेट को हिट इसने किया बे ऑफ बंगाल में, और इसका मेन मकसद ये था कि कैरी आउट जो एक तरीके से उसको सिग्निफिकेंटली बूस्ट करना है, ताकि लैंड सी टारगेट पर प्रॉपरली अटैक किया जा सके या फिर परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट किया जा सके। देखो, कई बार आपको ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में देखने को मिलेगी डायरेक्ट इस तरह की स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल 3 स्टेटमेंट देखिए यूपीएससी सवाल कैसे पूछती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बताया गया इट इज़ द जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यूएसए के साथ नहीं, ये रसिया के साथ हमारा जॉइंट कोलैबोरेशन है। ब्रह्मोस जो है वो भारत और रशिया की रिवर्स के नेम के ऊपर रखा गया है। तो पहला जो
स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट। जहाँ पर भी फर्स्ट है फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएंगे, हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, इट ऑपरेट्स ऑन द फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये बताया गया कि बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपको पता हो ना पता तब भी करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों के अंदर 2 दिया गया। इसके बाद ये बताया गया कि ये मिसाइल जो है फ्लाई कर सकती 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। देखो मिसाइल को ना जब भी स्पीड के बारे में वर्ड यूज़ होता है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होगा मैक, मैंने पहले ही बताया। और मैक में ना जनरली तीन तरह की मिसाइल सिस्टम को ऑब्जर्व किया जाता है। वैसे बहुत सारी हो सकती है, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, ठीक है। सबसोनिक क्या होगा, एक मिसाइल 1 मैक से कम की स्पीड, 1 से 5 आती सुपरसोनिक और 5 से ऊपर होती है वो एक तरीके से हाइपरसोनिक। तो ये सुपरसोनिक है तो डेफिनेटली उसी कैटेगरी में आएगी। 3 टाइम्स का मतलब है 1 से 5 के बीच में जो मिसाइल आएगी वो सुपरसोनिक। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होंगे। कई बार इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं जो डायरेक्ट नहीं होंगे लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। इसके बाद एक डेटा ऑब्जर्व किया गया कि RTA रिस्पॉन्स में तमिलनाडु राज्य का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा नहीं रहा है और केवल 14% इन्फॉर्मेशन को ये शेयर करता है। इसके बाद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, इन राज्यों का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। हालांकि बिहार, MP, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, इनका परफॉर्मेंस अगर आप RTA रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो इन राज्यों के कंपेयर में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू दिस स्टेट, राइट। इसके बाद इस पर्टिकुलर पेज पे आपको कोई स्पेसिफिक और न्यूज़ नहीं मिलेगी जो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो और जिसके मायने अगर हम बात करें वो ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम से। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। इसके बाद जो पेज नंबर 15 है, वर्ल्ड अफेयर, दुनिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है। सबसे पहले G7 जो ग्रुप है, G7 क्या डेवलप्ड नेशन का एक ग्रुप है, राइट। इन्होंने अफ़गानिस्तान को या तालिबान रूल को ये बोला है कि भाई महिलाओं को जो स्टाफ है उसको काम करने के लिए परमिशन दी जाए। ये जो अफ़गानिस्तान के जो लोग सर्वाइवल कर रहे हैं उनके लिए कई सारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो वो क्रिएट होंगे। यहाँ पर ये लाइन का आप मतलब समझिए, फर्स्ट इस्लाम देन अफ़गानिस्तान, यानी पहले हम लोगों के लिए रिलीजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अफ़गानिस्तान हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और इन्होंने कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगा दी है और एक तरीके से महिलाओं पर काम करने के लिए, स्टडी करने के लिए। मैंने UAE का एग्जांपल इसलिए दिया कि UAE ने काफ़ी रिफॉर्म किए हैं और एजुकेशन और जॉब को लेकर बहुत सारे राइट्स वुमेन्स को दिए गए वहाँ पर। तो इस पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अफ़गानिस्तान के ये जो तालिबान में इस तरह की जो एक्टिविटी हो रही है इसका आने वाले टाइम में अफ़गानिस्तान में क्योंकि अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा स्टेबल कंट्री कभी नहीं रहा है और स्टेबिलिटी अभी भी वहाँ पर आने वाले टाइम में होगी नहीं होगी, इसको लेकर कई सारे सवाल है। इसके अलावा इजराइल के अंदर फिर से बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उसको लीड करेंगे गवर्नमेंट को, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इजराइल के बारे में एक सवाल पूछा गया था UPSC में 2018 में, जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया कि 2 स्टेट सॉल्यूशन, ये कभी कभी न्यूज़ में रहता है, इसका क्या मतलब है, ये किस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में रहता है, वो रहता है इजराइल के, है ना। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। फिलिस्तीन और इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में सवाल हुआ था, राइट। इस तरह के बेसिक जो टॉपिक है या क्वेश्चन है उसको लेकर UPSC पिक करती है। बेलारूस के बारे में, बेलारूस रशिया का बेस्ट फ्रेंड है, यूक्रेन की मिसाइल वहाँ पर लैंड कर गई, ये जानकारी दी गई है। कोसोवा और सर्बिया, इन दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले इस टाइम पे। हालांकि क्लेम होता है बेसिकली कोसोवा अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है और उसके नेबरिंग कंट्री बोलते हैं कि नहीं ये अलग कंट्री नहीं, ये तो हमारी कंट्री का ही पार्ट है। ये आपको इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलेगी। यूनाइटेड स्टेट ने ताइवान को $180 मिलियन के वेपन दिए हैं जो चाइना को और ज़्यादा एग्रेसिव कर सकते हैं आने वाले टाइम में। आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है। सर्बिया को आइडेंटिफाई करना है और आपको इसके बारे में आइडेंटिफाई करना है कि सर्बिया किन किन कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करता है और इसकी कैपिटल सिटी क्या है, इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल प्लेस है सर्बिया के आसपास तो उसको भी आप नीचे कमेंट करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट पेज है बिजनेस सेक्शन, तो इसमें हमने करंट अकाउंट डेफिसिट वाला टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानकारी दी गई है हमारे RBI गवर्नर साहब ने। इसमें उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थी बैलेंस शीट है और हम लोग
रेजिलेंस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे अपने फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी को लेकर, और आने वाले टाइम में डिमांड भी अच्छी है, बैंक क्रेडिट भी अच्छी है। ये सारे इंडिकेशन करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के रिवाइवल के साइंस हैं। इनके अलावा हम लोग यहाँ पर बताया गया कि एसेट क्वालिटी को लेकर हो, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर हो, इन सब में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग कैपिटल हो, लिक्विडिटी बफर्स हो, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के अंदर। एक बेसिक जानकारी दी जाती है आरबीआई गवर्नर के द्वारा कि किस तरह का हमारा मॉनेटरी सिस्टम फंक्शन कर रहा है, क्या क्या चैलेंजेज है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, एंटिसिपेटेड शॉक्स हो, फर्दर स्ट्रेंथनिंग करना अपने फाइनेंशियल सिस्टम को, इसके अलावा फिनटेक इनोवेशन पर काम करना हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन पर काम करना हो, ये डेफिनेटली हमारी प्रायोरिटी होगी। और आने वाले टाइम में पॉलिसी मेकर्स और रेगुलेटर दोनों की प्रायोरिटी जो है वो होने वाली है। आने वाले टाइम में मैं ट्राई करूँगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं, जैसे आज हमने करंट अकाउंट डेफिसिट वाला पढ़ा, करंट अकाउंट डेफिसिट पर यूपीएससी किस तरह सवाल पूछती है, पहले कोई इस तरह सवाल हुआ है या एमसीक्यू फॉर्मेट में एक दो क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिले जो पहले पूछा गया, उसको कनेक्ट करके मैं डिस्कस करूंगा ताकि एक आइडिया आपको लगे कि यूपीएससी में प्री का जो पैटर्न किस तरीके से होता है और कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो हमने कभी किसी बुक में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन बेस्ड वो क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हो, इकोनॉमी के हो, एनवायरनमेंट के हो। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन या ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा उसको कनेक्ट करेंगे ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो और अटैम्प्ट करने का जो मेथड है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। फिलहाल द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।